हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप अपने घरों में सकुशल होंगे। कल हमने आर्थिक समस्या या चुनाव की समस्या क्या है इस पर चर्चा की थी। आज मैं कुछ अपने व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्त होने के कारण मैं अभी तक आपको वीडियो सेंड नहीं कर पाया और मैंने सोचा कि अब आप लोगों को मैं एक छोटा सा वीडियो आपको सेंड कर दूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं। आपको उन वस्तुओं की अवधारणाएं स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको इनकी अवधारणाएं स्पष्ट होंगी तभी आप इनके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ये वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं या संयुक्त मांग वाली वस्तुएं। कई प्रकार की वस्तुओं का जिक्र किया रहता है। आपको ये इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में भी हर बार इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको उपभोक्ता वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुओं के बारे में आपसे चर्चा करता हूं। थोड़ा सा आपको बताता हूं, आप इनको समझ लेंगे और इसके नोट्स भी तैयार कर लेंगे और इनसे संदर्भित जो आपके किताबें जो आपके पास है उसमें पढ़ भी लेंगे कि क्या है। अगर आपकी इसके संदर्भ में कोई क्वायरीज होंगी तो वो भी आप मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले है उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो कि किसी मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हमें भूख लग रही है, हम खाना खाते हैं, लेकिन खाना हमें मतलब क्या खाते हैं, हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं हम वो हमारी भूख की आवश्यकता को पूरी कर देती है। कपड़ा हमारे तन को गर्मी सर्दी से बचाने का काम करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। खाने पीने की वस्तुएं हैं, पहनने की वस्तु, शिक्षा से जैसे कॉपी है, पेन है, ये सारी चीज़ें जो हैं उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। यानी कि जो हमारी किसी न किसी आवश्यकता को पूरा प्रत्यक्ष रूप से पूरा कर दे वो कहलाती है उपभोक्ता वस्तुएं। अब ये उपभोक्ता वस्तुएं भी कई तरह की हैं। यहाँ पर मैं आपको 3-4 प्रकार बताता हूँ इनके। कुछ उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं जो होती है टिकाऊ वस्तुएं। ये वे वस्तुएं होती हैं जिनकी प्रकृति होती है कि काफ़ी समय तक चल जाती हैं, लगभग जैसे 6-7 साल या उससे अधिक, 6 साल या उससे अधिक आप ये समझ लेंगे तो उनको कहेंगे टिकाऊ वस्तुएं। इसके उदाहरण हो सकते हैं टेलीविज़न, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन। ये आपके लिए टिकाऊ वस्तुओं के उदाहरण हो सकते हैं। कुछ वस्तुएं होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं चलती, लेकिन बहुत कम भी उनका ड्यूरेशन नहीं होता है, यानी वो बहुत जल्दी ख़राब होने वाली भी नहीं होती हैं और बहुत लंबा भी नहीं चलती। उनको बोलते हैं अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। और इसके सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं जैसे हमारे कपड़े हम बहुत लंबा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे शरीर का शेप भी चेंज होता रहता है। इसी प्रकार जैसे खेल का सामान है, माना आपके पास एक बैट है और आप उससे क्रिकेट खेलते हो, तो बहुत सालों तक नहीं खेल सकते एक ही क्रिकेट से आप। तो अगर लगातार आप उससे क्रिकेट खेलते रहेंगे तो वो एक समय के बाद वो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें जो 1 साल या 1 साल के आसपास 1-2 साल जो चीज़ें चलने वाली हैं उनको आप कहेंगे अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। ये मैं अभी आपको उपभोक्ता वस्तुओं का वर्गीकरण बता रहा हूँ। एक होती है गैर टिकाऊ वस्तुएं, या इसको बोलते हैं एकल प्रयोग वाली वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो केवल एक बार प्रयोग की जाती हैं उनको कहा जाता है गैर टिकाऊ वस्तुएं। जैसे हमारे खाने पीने की सारी वस्तुएं इसी में आ जाती है। दूध है, एक बार आया हमारे पास, हमने पी लिया, कंज्यूम कर लिया, उसको उपभोग कर लिया उसका। सब्जियां हैं, अनाज है, खाद्य पदार्थ, सारे ये जो है वो गैर टिकाऊ वस्तुओं के उदाहरण हैं जो एक बार प्रयोग होते हैं। इसके अतिरिक्त जो सेवाएं हैं इनको भी आप उपभोक्ता वस्तुओं में सम्मिलित कर सकते हैं। सेवाएं मतलब जैसे एक अध्यापक के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं। अगर हमको कभी कानूनी सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो हम वकील के पास जाते हैं, वकील हमको कानूनी सहायता देता है। अगर कभी हमें अपनी
स्वास्थ्य की जांच कराने जाते हैं या हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तो हमें डॉक्टर की सेवाएं लेनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार की जो कार्य हैं वो सेवाओं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं और इनको भी हम उपभोक्ता वस्तुओं में ही शामिल करते हैं। तो मैंने आपको उपभोक्ता वस्तु बता दिया है और इसके प्रकार बता दिए हैं कि ये टिकाऊ हो सकते हैं, अर्ध टिकाऊ हो सकते हैं या गैर टिकाऊ हो सकते हैं, और कुछ सेवाएं जैसे डॉक्टर की सेवा, वकील की सेवा, इंजीनियर की सेवाएं या अध्यापक की सेवाएं, या आपके घर में कोई खाना बनाने के लिए आता है या कोई आपके किसी भी प्रकार की सहायता करने का काम आपको करता है जो आपकी कार्य को करने में आपकी मदद करता है, तो उनको आपको सेवाओं में आप उनको जोड़ सकते हैं। तो ये उपभोक्ता वस्तुओं के उदाहरण हैं और उनके वर्गीकरण है। अब दूसरा जो प्रकार है वस्तुओं का वो है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं उन वस्तुओं को कहा जाता है जिनसे हम और आय अर्जित कर सकते हैं। इसमें मशीनों को सम्मिलित किया जाता है। मशीन, जैसे आप जानते हैं कि हम कई कारखाने लगाते हैं और कारखानों में हम किसी न किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं और उस उत्पादन को करने के लिए हमारे पास वहाँ कई मशीनें हम लगाते हैं, तब हम उत्पादन का कार्य कर सकते हैं और उत्पादन करके हम आय अर्जित करते हैं। तो आप समझ गए होंगे पूंजीगत वस्तुएं उन वस्तुओं को कहा जाता है जिनका उपयोग हम और अधिक धन कमाने के लिए करते हैं, न कि सीधा उपभोग करने के लिए, बल्कि उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं अपने लिए और धन कमाने के लिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो किसी के घर में सिलाई मशीन है, तो सिलाई मशीन से अगर वो सिलाई का कार्य कर रहा है तो वो उसके लिए पूंजीगत वस्तु। सिलाई का कार्य मतलब अगर वो लोगों के कपड़े, अगर देखो यहाँ पे दो बातें, अगर वो अपने कपड़े सिलता है तो वो उसके लिए उपभोग वस्तु है, और अगर वो लोगों के कपड़े सिलता है और उनसे सिलाई लेता है तो वो पूंजीगत वस्तु है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के पास अगर गाड़ी है, अगर वो उसके लिए अपने इस्तेमाल के लिए तो उसके लिए वो उपभोग वस्तु है, और अगर वो लोगों के लिए अगर उसने वो किराया लेकर के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ने का काम करता है या उससे पैसा कमाने का काम करता है, तो वो गाड़ी उसके लिए पूंजीगत वस्तु है। तो कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे कि पूंजीगत वस्तु क्या होती है। पूंजीगत वस्तु वह वस्तु होती है जिसका उपयोग हम और धन अर्जन करने के लिए करते हैं, और इसमें सामान्यतः हम मशीनों को सम्मिलित करते हैं। एक चीज इसमें और है कि ये जो है इन जो पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं उनका समय के साथ साथ मूल्य कम होता रहता है, और जो इनका, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे हम कोई नई चीज लेते हैं, माना किसी ने मोटरसाइकिल खरीदी है इस साल और वो एक मशीन है जिससे माना वो दूध बेचने का काम कर रहा है, तो उसके लिए एक पूंजीगत वस्तु है। लेकिन माना कि इस साल उसने वो मोटरसाइकिल खरीदी है 80,000 रुपये में। अब अगर वही मोटरसाइकिल वो अगर 5 साल बाद बेचना चाहेगा तो उसकी वैल्यू 80,000 तो नहीं होगी, उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। क्यों हुई कम? तो जो ये वैल्यू कम हुई ना उसको कहा जाता है मूल्यह्रास। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डेप्रिसिएशन। जो किसी पूंजीगत वस्तु या किसी मशीन का जो मूल्य कम होता है समय के साथ साथ, घिसावट भी कहा जाता है उसको, घिसावट के कारण जो उसका मूल्य कम होता है उसको बोलते हैं मूल्यह्रास, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डेप्रिसिएशन। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुओं का भेद पता चल गया होगा। मैं अगले वीडियो में आपको मध्यवर्ती वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं, और फिर उसके अगले वीडियो में मैं आपको संयुक्त मांग वाली वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुओं के विषय में आपको मैं बताऊंगा। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे और इस वीडियो को आप बार बार देख करके इन अवधारणाओं को आप स्पष्ट समझेंगे, और जो भी आपके पास किताबें हैं और किताबें पढ़ करके आप इसके विषय में और स्पष्ट अपनी अवधारणा को और स्पष्ट करेंगे। आपने ये वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।